वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी हो। गांधी जी को अहिंसा से इतना प्यार था कि उन्होंने केवल एक घटना होने पर पूरे के पूरे असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। लेकिन इस बार गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इतनी बातें सुनकर हिटलर का दिमाग काम करना बंद कर दिया। हिटलर सुभाष चंद्र बोस से इतना ज्यादा प्रभावित हो चुका था कि उसने कहा कि सुभाष चंद्र बोस जी, मैंने आपके जितना इंटेलिजेंट आदमी आज तक दुनिया में नहीं देखा। दोस्तों, जब भी भारत में यह प्रश्न लोगों से पूछा जाता है कि आखिर भारत को आजादी कैसे मिली, तो ज्यादातर लोगों का एक ही उत्तर होगा कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए अहिंसा और सत्याग्रह से भारत को आजादी मिली है। इनमें उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि हमको यही पढ़ाया गया है कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों और सत्याग्रह से देश को आजादी मिली है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गांधी जी के द्वारा आंदोलन से हमको आजादी मिली है, लेकिन यह कहना भी तो गलत होगा कि केवल गांधी जी के आंदोलन और सत्याग्रह से ही आजादी मिली है। कई सारे क्रांतिकारी नेताओं ने अपने प्राणों को निछावर कर दिया देश को आजाद कराने में। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, काफी सारे नेता थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। लेकिन हमको पढ़ाया क्या जाता है कि केवल गांधी जी। इन्हीं सब नेताओं में एक नेता सुभाष चंद्र बोस। हालांकि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मन का भेद हुआ करता था, मतभेद हुआ करता था, लेकिन दोनों का मकसद एक था, देश की आजादी। सुभाष चंद्र बोस गरम दल के नेता हुआ करते थे, जो कि किसी भी कीमत पर देश को आजाद करना चाहते थे। वहीं गांधी जी नरम दल के नेता हुआ करते थे। गांधी जी का मानना था कि देश को आजादी केवल अहिंसा और सत्याग्रह के द्वारा मिल सकती है, जिसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन देश आजाद जरूर होगा। वहीं सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि आजादी भीख में मांगने पर नहीं मिलेगी, हमको आजादी को हिंसा के बल पर छीनना पड़ेगा। गांधी जी को अहिंसा से इतना प्यार था कि उन्होंने केवल एक घटना होने पर पूरे के पूरे असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन में 21 सिपाहियों की जलकर मौत हो गई थी। इससे गांधी जी हताहत हुए और गांधी जी ने पूरे देश में चल रहे असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। लेकिन वहीं गांधी जी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के कहने पर भारतीय लोगों को अंग्रेजी सेना में शामिल कर दिया और जाकर कह दिया कि भारतीयों अंग्रेजों की तरफ से वर्ल्ड वॉर लड़ो। ये कौन सी हिंसा हुई? इसका अर्थ यह निकलता है कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में मतभेद हुआ करते थे, लेकिन दोनों के बीच में मनभेद नहीं थे। तो चलिए आज के वीडियो में हम वो पढ़ते हैं जो हमको कॉलेज या स्कूल के सिलेबस में नहीं पढ़ाया गया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हर एक जानकारी आज प्राप्त करेंगे। एक एक बातें जो हमको कहीं नहीं पढ़ाई गई है, नहीं बताई गई है, उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जल्द देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के जीवन परिचय से। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस पढ़ने में बचपन से ही बहुत ज्यादा एक्यूरेट हुआ करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने सन 1913 में अपनी मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की एग्जाम क्लियर कर दी और वो काफी अच्छे रैंक से क्लियर करी थी। पूरे स्टेट में उनकी सेकेंड रैंक लगी थी। इसी के कारण उनको 1916 में बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कलकत्ता में दाखिला मिला। लेकिन 1916 में जब सुभाष चंद्र बोस की आयु मात्र 19 वर्ष की हुआ करती थी, तो उनके जीवन में एक बहुत अच्छा वाकया हुआ, जिसमें उनको पहली बार पॉलिटिक्स की झलक देखने को मिलती है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक इतिहास के प्रोफेसर हुआ करते थे जिनका नाम था E.F. ऑफ्टन। E.F. ऑफ्टन जो थे वो भारतीय छात्रों के खिलाफ काफी ज्यादा घृणा करते थे, काफी ज्यादा अलग नजर से देखा करते थे, मतलब उनको अलग से भेदभाव किया करते थे। जी हाँ, उनको जबरदस्ती मार दिया करते थे, उनके पेपर फाड़ दिया करते थे, काफी सारी इसने घटना करते थे। एक बार सुभाष चंद्र बोस और उनके दोस्तों ने मिलकर प्रिंसिपल से कंप्लेंट किया। दबाव में आकर प्रोफेसर को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन माफी मांगने के बावजूद उनका बिहेवियर इसी प्रकार से रहा। इस बात से गुस्सा होकर चंद्रशेखर आजाद ने एक बार E.F. ऑफ्टन की पिटाई कर दी। जी हाँ, E.F. ऑफ्टन को पूरी क्लास के बीचों बीच मारना शुरू कर दिया और वहीं इस बात को लेकर प्रिंसिपल ने सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज से निकाल दिया। लेकिन जैसे ही सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज से निकाला गया, तो वहां पर स्थित भारतीय छात्रों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। दबाव में आकर कॉलेज ने सुभाष चंद्र बोस को सेम कॉलेज में तो दाखिला नहीं दिया, लेकिन उनको किसी दूसरे कॉलेज में दाखिला दिलाकर BA की कंप्लीट पढ़ाई करने की परमिशन दे दी। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने फिलोसॉफी में अपनी BA की एग्जाम को क्लियर किया था। इसके बाद सन 1920 में सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। अपने पिता जानकीनाथ बोस से परमिशन लेकर वहां पर पहुंचे इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने के लिए। इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा को मात्र 7 महीनों की पढ़ाई करके पूरे के पूरे इंग्लैंड में
रैंक हासिल करी और वहां आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर बन गए। जी हाँ, अब सुभाष चंद्र बोस को 2 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड के लिए लंदन में ही रहना था, लेकिन उनके दिल और दिमाग के बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूजन चलता था। जी हाँ, उसी बीच भारत में गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत की गई जिसका नाम हुआ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट अर्थात असहयोग आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस रहते लंदन में थे, लेकिन वो भारत की सारी खबरों पर बराबर तरीके से नजर रखते थे। मैंने आपको अभी बताया कि सुभाष चंद्र बोस के दिल और दिमाग के बीच में मतभेद चलता था। उनका दिल चाहता था कि भारत में जाकर भारत के लिए लड़ाई लड़ी जाए और अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए, लेकिन उनका दिमाग चाहता था कि यहीं पर रहकर आईसीएस की नौकरी की जाए। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस ने अपने मन की सुनी और बीच में ही अपनी ट्रेनिंग छोड़कर भारत आए और भारत में आकर गांधी जी से मिले। गांधी जी ने उनको बंगाल में जाकर चित्तरंजन दास की सहायता करने के लिए कहा गया। सन 1924 में चित्तरंजन दास पहले व्यक्ति हुए जो इलेक्टेड हुए थे कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए और वहीं सुभाष चंद्र बोस को उनका प्रमुख सीईओ बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस लगातार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, जिस कारण से उनको 2 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई। 1927 में जब सुभाष चंद्र बोस जेल से बाहर निकले तो सीआर दास की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को पूरे के पूरे बंगाल में कांग्रेस का अध्यक्ष यहां पर नियुक्त कर दिया गया। राजनीति में ही रहते रहते सन 1938 में कांग्रेस में होने वाले हरिपुरा, जो कि गुजरात में पड़ता है, कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा के अध्यक्ष बन चुके थे। अब सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अब अंग्रेजों को अल्टीमेटम दे देना चाहिए कि वह भारत छोड़कर चले जाएं। वहीं गांधी जी का मानना था कि हम आजादी केवल अहिंसा से प्राप्त करेंगे, जिसमें थोड़ा समय लग सकता है लेकिन हमको आजादी जरूर मिलेगी। वहीं सुभाष चंद्र बोस इसके बिल्कुल विपरीत हुआ करते थे। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसी दिन से दुनिया में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत मानी जाती है। उसी समय 1939 में भारत में कांग्रेस पद के लिए अध्यक्ष पद का चुनाव होना था। सुभाष चंद्र बोस फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन इस बार गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। क्यों? गांधी जी का तर्क यह था कि सुभाष चंद्र बोस गरम दल के नेता हैं और उनकी बातों स्वभाव में गरम दल झलकता है। अगर वो इस प्रकार के कुछ शब्द या भाषण दे देंगे तो इंग्लैंड व्यस्त है वर्ल्ड वॉर में और इस बात का सारा गुस्सा वो भारतीयों पर उतार देगा, जिससे भारत को काफी सारा समस्या हो सकती है। वहीं सुभाष चंद्र बोस का मत उल्टा था और उनका मानना यह था कि यही सही समय है। इंग्लैंड व्यस्त है वर्ल्ड वॉर में तो वही समय है कि हम ब्रिटेन को यहां से मारकर भगा सकते हैं और देश को आजाद करवा सकते हैं। इसी बीच गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र अध्यक्ष बने, इसलिए गांधी जी ने अपने सबसे प्रिय पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया गया और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बोला कि मेरी तरफ से पट्टाभी सीतारामैया को चुने। लेकिन जब वोटिंग हुई तो सुभाष चंद्र बोस का जो वर्चस्व था वो इतना बढ़ चुका था कांग्रेस में कि सभी लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को वोट दिया और वहीं सुभाष चंद्र बोस इस अध्यक्ष के चुनाव को जीत गए। लेकिन शुरुआत से लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी पर गांधी परिवार का दबदबा रहा है, जिस कारण से अध्यक्ष बनने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस पार्टी में रहकर काम नहीं कर पा रहे थे। जिसका नतीजा यह निकला कि 1939 में उन्होंने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया और वहीं कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अपनी खुद की पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। अब नेताजी ने सोचा कि भारत में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना मुश्किल है, क्यों ना हम ग्लोबली या दुनिया से मदद ले भारत को आजाद कराने के लिए। उस समय विश्व युद्ध में 2 प्रकार के ग्रुपों के बीच में लड़ाई थी, जिसमें एक हुआ करते थे मित्र राष्ट्र, एक हुआ करते थे ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड जैसे देश शामिल हुआ करते थे और वहीं ध्रुवीय राष्ट्र में इटली, जर्मनी और जापान जैसे देश शामिल थे। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अगर दुश्मन का दुश्मन हुआ तो वो हमारा दोस्त होगा। इसका मतलब अगर हमें किसी ध्रुवीय राष्ट्र से मदद मिल जाती है तो वो ब्रिटेन के खिलाफ में हमारी सहायता करेगा और हमको आजाद करवाने में हमारी हेल्प करेगा। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस पहुंचे जर्मनी में और जर्मनी में जाकर मिलते हिटलर से। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उनको हिटलर की अपॉइंटमेंट मिल पाती है। अब वेटिंग रूम में जाकर हिटलर का वेट करते हैं। तभी एक बंदा आता है, हिटलर आता है और हिटलर कहता है, हेलो आई एम हिटलर, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूं। सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए उनसे हाथ मिलाए और बोला, मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूं और मैं आपसे नहीं हिटलर से मिलना चाहता हूं। व्यक्ति बोला, मैं हिटलर हूं, बताइए क्या सहायता कर सकता हूं।
सुभाष चंद्र बोस ने फिर दोहराया कि मैं आपसे नहीं हिटलर से मिलना चाहता हूं। एक्चुअल में हिटलर ने अपने काफी सारे बहरूपे बना रखे थे, क्योंकि उसको अपनी जान का बहुत ज्यादा खतरा हुआ करता था, इसलिए उसने अपने काफी सारे बहरूपे बना रखे थे। वो आदमी जाता है, दूसरा आदमी आता है और फिर सेम करता है कि हेलो आई एम हिटलर, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूं। सुभाष चंद्र बोस ने फिर कहा कि मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूं और मैं आपसे नहीं हिटलर से मिलना चाहता हूं। ये सारी घटना हिटलर अंदर बैठा बैठा देख रहा था और वो बैठा बैठा सोच रहा था, पृथ्वी पर आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं हुआ जो मुझे एक बार में पहचान जाए। ये व्यक्ति मुझसे पहले कभी मिला भी नहीं है, लेकिन ये बिना देखे कैसे बता रहा है कि ये सब मेरे बहरूपे और असली नहीं हूं। इस बार हिटलर से नहीं रहवाया और हिटलर उठकर आ गया। दूर खड़े होकर सुभाष चंद्र बोस को काफी देर तो वो देखने लगा और पूछा, बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस मुस्कुराते हुए उनके पास पहुंचे और बोले, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हिटलर साहब कि आपने अपने कीमती समय में मेरे लिए समय निकाला। इस बार सुभाष चंद्र बोस पहचान गए। हिटलर बौखला गया कि बाकी सब बात तो छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि आपने मुझे पहचाना कैसे। मेरे यही 3-4 बहरूपे पूरी दुनिया में घूमकर मेरा सारा काम कराते हैं। पृथ्वी पर आज तक कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो मुझे एक बार में पहचान जाए। आपने मुझे पहचाना कैसे, पहले इस बात का जवाब दीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब मैं एक परतंत्र देश का नागरिक, एक गुलाम देश का नागरिक आपसे मदद मांगने आया हूं, तो आपके चेहरे पर वो गर्व का भाव, गौरव का भाव दिख नहीं रहा था। हर बार आपका बहरूपिया जब भी आता वो आगे रहकर हाथ बढ़ाता और बोलता कि मैं हिटलर हूं। तब मुझे लगा कि आज गुलाम देश का नागरिक किसी देश के नागरिक से मिलने आता है, मदद मांगने आता है, चौखट पर आया है, तो उसके चेहरे पर गर्व नहीं दिख रहा था। लेकिन जब आप आए तो आपके चेहरे पर वो दिखा, जिससे मुझे समझ पड़ा कि आप ओरिजिनल हिटलर है, इसलिए मैंने आपको पहचान लिया। इस बात को सुनकर हिटलर बौखला गया। बोले, इतना भयानक, इतना इंटेलिजेंट आदमी मुझसे मिलने आया है। उस बात से खुश होकर हिटलर ने कहा कि मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मुझे आप मेरे सैनिक जो कि भारतीय हैं, जो ब्रिटेन की तरफ से आपके खिलाफ लड़ रहे थे, आपकी सेना ने उन लोगों को बंदी बना लिया। आप प्लीज मुझे मेरे सैनिक वापस दे दीजिए। मैं उन सभी को मिलाकर एक सेना बनाऊंगा और सेना को इंग्लैंड के खिलाफ लड़वा दूंगा। हिटलर बोला, ठीक है, मैं भी देखना चाहूंगा आप उन लोगों को अपने साइड कैसे करते हैं। हिटलर सुभाष चंद्र बोस को उन कैदियों के पास में ले जाता है। अब सुभाष चंद्र बोस ने अपने लोगों को अपनी तरफ करने के लिए कुछ लाइनों का प्रयोग किया। वो लाइनें ध्यान से सुनिएगा, आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे लाइन सुनकर। ध्यान सुनिएगा। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी हो, वो परवश होकर बहता है, वो खून नहीं वो पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले, स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में, अब आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी की राहों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वो सुनो तुम्हारे फूलों के हाथों से गुथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजान बाहों ऊंची करके वो बोले, रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे रक्त, बस यही शब्द सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष, वह आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो, वो आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वो आगे आए जो खूनी हस्ताक्षर करता हूँ मैं कफन बढ़ाता हूँ, वो आगे आए जो इसे हंसकर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, माता के चरणों में हम अपना शीश नवाते हैं। उस दिन देखा साहस से भरे युवक बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारों से वह अपना रक्त बहाते थे, फिर रक्त की स्याही को वो अपनी कलम में डुबाते थे और आज़ादी के परवानों पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महावीरों ने खून से अपना इतिहास नया। इतनी बातें सुनकर हिटलर का दिमाग काम करना बंद कर दिया। एक आदमी ने केवल अपने शब्दों के माध्यम से इतने सारे लोगों के खून में उबाल पैदा कर दिया था। हिटलर सुभाष चंद्र बोस से इतना ज्यादा प्रभावित हो चुका था कि उसने कहा कि सुभाष चंद्र बोस जी, मैंने आपके जितना
इंटेलिजेंट आदमी आज तक दुनिया में नहीं देखा। और मैं आपको आज से नेताजी की उपाधि देता हूं। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एक दूसरे देश के नागरिक हिटलर के द्वारा दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप हमारी मदद कीजिए। हिटलर ने कहा हम आपकी मदद जरूर करेंगे, हम आपकी मदद करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हिटलर ने कहा कि जर्मनी भारत से काफी ज्यादा दूर है, आप एक काम कीजिए, जापान हमारे साथ में ध्रुवीय रास्ते में शामिल है, आप अपनी सेना को लेकर जापान पहुंचिए, मैं जापान से बात करता हूं, वो आपके इन सभी सैनिकों को हथियार देगा, ट्रेनिंग देगा, हर एक बात सिखाएगा ताकि आप ब्रिटेन के खिलाफ अपनी सेना तैयार कर सके। हिटलर ने अपनी पूरी व्यवस्था करके सुभाष चंद्र बोस को सुमात्रा आइलैंड भेजा, जो कि पहले जापान के पास हुआ करता था। अब वहां जापान के पास पहुंचे, जापान ने इनको हथियार दिए, ट्रेनिंग दिया, हर एक सिपाहियों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। उस समय सिंगापुर और जापान के बीच में कुछ झगड़े हुआ करते थे और सिंगापुर में ब्रिटिश सेना लगी हुई थी, जहां पर 85,000 सैनिक ब्रिटिश सेना के लगे हुए थे, जिनमें से 45,000 सैनिक केवल भारतीय हुआ करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने उन 85,000 में से 45,000 भारतीयों में फूट डालने में कामयाब रहे और उनको ये बता दिया, उनको ये बताने में कामयाब रहे कि तुम कब तक अंग्रेजों की गुलामी करते रहोगे, भारतीय हो, भारत की तरफ मिल जाओ। उन सभी लोगों ने बगावत कर दी और वहां से सिंगापुर से ब्रिटेन को भागना पड़ गया। अब उन्हीं 45,000 लोग तथा जो सैनिक, जो कैदी जर्मनी से लेकर आए थे, उन सभी को मिलाकर सिंगापुर में एक नई सेना तैयार करी। उस सेना का नाम रखा आजाद हिंद फौज। जी हाँ, रासबिहारी बोस जो पहले से सिंगापुर में रहकर सेना को तैयार किए हुए थे, रासबिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का प्रमुख सेनापति घोषित कर दिया। अब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज को लेकर बर्मा के रास्ते मणिपुर पहुंचे। बर्मा के रास्ते मणिपुर पहुंचे और वहां पर अंग्रेजों को मणिपुर से मारकर भगा दिया और वहां से नारा दिया, दिल्ली चलो। रेडियो पर प्रसारण किया और वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को संबोधित करके उनसे आशीर्वाद मांगा और कहा कि हम भारत को आजाद कराने जा रहे हैं, जिसमें मुझे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आशीर्वाद चाहिए। इसका मतलब सुभाष चंद्र बोस शुरुआत से लेकर अंत तक गांधी जी की हमेशा से इज्जत सम्मान दिया करते थे। लेकिन इसके बाद में दो घटना हुई। जी हाँ, पहली घटना, जर्मनी जो कि मित्र राष्ट्र से झड़ रहा था, मित्र राष्ट्र ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। जर्मनी की हालत धीरे धीरे खस्ता और चली गई। इस बात से हिटलर बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया और हिटलर ने अपने ही संसद भवन के बंकर में जाकर सुसाइड कर लिया। दूसरी घटना, सबसे महत्वपूर्ण घटना, 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के ऊपर अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए। सुभाष चंद्र बोस को इन्हीं दो देशों से सबसे ज्यादा मदद मिली हुई थी। अब सुभाष चंद्र बोस ने जापान से मदद मांगी, लेकिन जापान तो बोला कि मुझे खुद की मदद की जरूरत है, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। इस बीच सुभाष चंद्र बोस भारत से जापान के लिए निकलते हैं और बीच में ताइवान का उस समय नाम हाफूस आइलैंड हुआ करता था, ताइवान के एयरपोर्ट के थोड़ी निकट उनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 18 अप्रैल 1945 को ऐसा माना जाता है कि उनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। आगे चलकर 5 दिन बाद 23 अप्रैल 1845 को, माफ कीजिएगा, 23 अप्रैल 1945 को जापान ये घोषणा करता है कि सुभाष चंद्र बोस का जहाज क्रैश कर चुका है, जिनमें उनकी मृत्यु हो गई है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य मानी जाती है। जी हाँ, क्योंकि ताइवान की सरकार ने आज तक इस बात की पुष्टि नहीं करी है कि हमारे आसपास किसी भी प्रकार का दुर्घटना हुआ है। इस सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है लोगों के लिए कि आखिर उनकी मृत्यु हुई कैसे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने साधु बनकर ये सब जीवन छोड़ दिया था, कुछ लोगों का कहना था कि दूसरे देशों के इंटेलिजेंस में शामिल हो गए थे, कुछ लोगों का कहना था कि ये भाग गए थे। लेकिन आप खुद सोचिए, इतना जीवन आप उनका पढ़ चुके हैं, क्या वो आदमी भागने जैसा आदमी था? क्या वो आदमी साधु बनने सा व्यक्ति था? क्या वो किसी दूसरे देश की आर्मी में शामिल हो सकता था? ये जवाब आपका खुद का मन आपको दे देगा। सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उनकी मृत्यु आज भी देश दुनिया के लिए, पूरी की पूरी दुनिया की रिसर्च टीमों ने रिसर्च की कि आखिर उनकी मृत्यु हुई कैसे। क्योंकि अगर प्लेन क्रैश हुआ था तो प्लेन का मलबा मिलना चाहिए, बॉडी मिलनी चाहिए, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की चीजें हमको नहीं मिली है। अब सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु की खबर आजाद हिंद फौज को पहुंची। अंग्रेजी सेना ने आजाद हिंद फौज को बंदी बना लिया और सभी सैनिकों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। लेकिन तब तक पूरे देश में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की बात फैल चुकी थी और सुभाष चंद्र बोस अपना काम करके जा चुके थे। धीरे धीरे वही लोग
वही इंडियन लोग जो ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हुआ करते तो उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। इस बात की शुरुआत सबसे पहले करी रॉयल नेवी ने। रॉयल नेवी जो ब्रिटेन की नेवी हुआ करती थी, लेकिन उसमें भारत के लोग शामिल हुआ करते थे। रॉयल नेवी ने भारतीयों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और कहा कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। इस बात की खबर जब दूसरों को लगी वायुसेना को, तो रॉयल एयरफोर्स ने भी यहां विद्रोह कर दिया और वहां पर भी भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ देने से मना कर दिया। धीरे धीरे खबर पूरे भारत में फैल गई। पूरे भारत में फैली तो लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और जब बात आर्मी तक पहुंची तो आर्मी के लोगों ने, वही आर्मी के लोग जो अब तक ब्रिटिश सेना में भर्ती हुआ करते थे, उन्होंने धीरे धीरे अंग्रेजों का साथ देना मना कर दिया और उनको मारना शुरू किया। इस बात पर अंग्रेजों ने भारतीयों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। बोले ये लोग तो अपना साथ नहीं दे सकते तो इनको नौकरी निकाल दो। नौकरी से निकालने के बाद तो लोग और ज्यादा गुस्सा होने लग गए और ज्यादा मारकाट होना शुरू हो गई। अब ब्रिटेन की हालत खस से खस्ता हो चुकी थी, वो भारत पर शासन करने लायक नहीं बचा था। इसलिए उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा करी कि हम भारत को आजाद कर देंगे। उसके बाद 1947 को भारत को आजाद कर दिया गया। जब 1951 में क्लेमेंट एटली फिर से इंडिया में आए थे और इंडिया में आए तो लोगों ने उनसे पूछा, क्लेमेंट एटली साहब आप तो विश्व युद्ध जीत चुके थे, आपका पक्ष तो बहुत ज्यादा मजबूत हुआ करता था, उसके बावजूद आपने भारत को आजाद क्यों कर दिया? तो क्लेमेंट एटली का जवाब था कि आजाद हिंद फौज ने इतना भयानक विद्रोह किया था कि हम भारत में रहकर भारत में काम नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से हमने भारत को आजाद कर दिया। सोचो, जिस व्यक्ति ने भारत के स्वतंत्रता के ऊपर हस्ताक्षर किए थे वो व्यक्ति खुद कह रहा है कि आजाद हिंद फौज के कारण हमको देश छोड़कर जाना पड़ा। क्लेमेंट एटली, लॉर्ड क्लेमेंट एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड 1945, अगस्त 1945, 1950। उसने खुद बात करी जस्टिस पीबी चक्रवर्ती से। 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन तो फेल हो चुका था। 45 में आप विश्व युद्ध जीत चुके थे, आप तो 30 मार कहाँ थे उस वक्त, आप साहब इतनी जल्दी उड़नछू क्यों है? उसने बोला 3 शब्द, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस। लोगों ने क्लेमेंट एटली से फिर पूछा कि ये बताइए नरम दल के जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी का क्या प्रभाव पड़ा था? तो बोले उनका तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, जो मेन प्रभाव था वो आजाद हिंद फौज का पड़ा हुआ था। इसका मतलब सुभाष चंद्र बोस जब तक थे वो अपना कंप्लीट काम करके जा चुके थे, लोगों में विद्रोह कर चुके थे। इसी वजह से हमको देश में आजादी मिली है और हमको केवल हमारे इतिहास में ये पढ़ाया गया है कि देश को आजादी केवल गांधी जी के द्वारा मिली है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि गांधी जी ने मिली है। किसी गाड़ी को चलाने के लिए उसके चारों चक्के होना जरूरी है, हैंडल होना जरूरी है, बॉडी होना जरूरी है, इंजन होना जरूरी है। आप यह नहीं कह सकते केवल हम पहियों से गाड़ी चला सकते हैं। इसलिए देश को आजाद कराने में सभी प्रकार के चीजों का होना या सभी के सहयोग का होना आवश्यकता, और वहां सभी लोगों ने देश को बराबर तरीके सहयोग किया है। एक वाक्य मैं आपको और बताना चाहूंगा। मोहम्मद अली जिन्ना एक बार गांधी से मिलने आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं उनका साथ देने के लिए तैयार हूं और मैं पाकिस्तान की मांग को छोड़ दूंगा। इतने प्रभावशाली नेता हुआ करते थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन उनकी मृत्यु आज भी किसी ना किसी प्रकार का रहस्य मानी जाती है। पूरी दुनिया ने रिसर्च कर लिया, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सभी देशों ने अपनी रिसर्च टीम बिठाई है आखिर मृत्यु हुई कैसे। फिर आज तक उनकी मृत्यु का कोई भी पता नहीं चला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सुभाष चंद्र बोस का कि जिन्होंने अपने प्राणों को निछावर कर दिया लेकिन देश को आजाद कर दिया। ऐसे ही क्रांतिकारी नेता 23 जनवरी को उनका जन्म दिवस है, इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने उस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।